हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पार्ट 1 में लगभग 50 या 54 सवालों के बारे में चर्चा किया था। आमतौर पर वो सभी सवाल आपके धारा 1 से लेकर धारा 36 के अंतर्गत फॉल करते हैं। आज के इस सेकंड पार्ट के अंदर मैं एक बार फिर से आपके साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चर्चा के दौर में शामिल होने के लिए आया हूं और एक एक करके हम इन सवालों को ना सिर्फ जानेंगे बल्कि इनके सही उत्तर की तलाश भी करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला सवाल जो निकल कर आ रहा है वो ये है कि एक संविदा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। आमतौर पे जब हम इसकी विचारधारा को देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि समर्थ पक्षकार का होना बहुत ही ज़रूरी है, स्वतंत्र सहमति का होना भी बहुत ज़रूरी है, विधिपूर्ण प्रतिफल का होना भी ज़रूरी है, लेकिन औचित्यपूर्ण निबंधन एवं शर्तों का होना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो आमतौर पे ये जो दूसरा विकल्प है ये आपके लिए बिल्कुल सही माना नहीं जाएगा। उसके बाद अगर हम इसके दूसरे सवाल पर आते हैं तो संविदा अधिनियम के तहत कब एक करार संविदा बन जाता है, तो जब वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, जब संविदा के लिए सक्षम पक्षकारों के मध्य में हो, पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से हो और यहाँ पर जितने भी विकल्प आपको दिए गए हैं वो सभी अपने आप में पूर्ण रूप से सही हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम अगले सवाल को देखते हैं तो वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संविदा के लिए आवश्यक नहीं है। सक्षम पक्षकार आवश्यक है, वैध प्रतिफल ये भी आवश्यक है, वैध उद्देश्य ये भी आवश्यक है, लेकिन युक्ति युक्त निर्बंधन और शर्तें अगर हम इसको देखते हैं तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। उसके बाद अगर हम अगले सवाल पर आते हैं तो ये बात करता है कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अधीन निम्न में से कौन सा वैध संविदा के लिए आवश्यक है, तो पक्षकारों के मस्तिष्क का मिलन अर्थात मीटिंग ऑफ माइंड का होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद अगर हम ये देखें कि एक संविदा अवयस्क द्वारा की जाती है तो क्या ये वैध होगी, बाध्यकारी होगी, क्या ये आरंभ से ही शून्य होगी, तो इसका मतलब है कि ये आरंभ से ही शून्य होती है। उसके बाद अगर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो हमको ये देखने का मौका मिलता है कि नाबालिग का करार प्रारंभ से ही शून्य होता है से संबंधित वाद आपका कौन सा है, तो ये वाद है आपका मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का और ये सवाल लॉ कॉलेज के टाइम से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि वो कौन सा केस है जिसमें अवयस्क के द्वारा की गई संविदा के संदर्भ में बात की गई है और कहा गया है कि ये अपने प्रारंभ से ही शून्य होता है, तो ये फिर वही केस आपका निकल कर आता है, दैट इज कॉल्ड मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास का। उसके बाद अगर हम अगले सवाल पर आते हैं तो निम्नलिखित में से किसने मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष के वाद में विनिश्चय किया था, तो आपको पता होगा कि ये जजमेंट आपका प्रिवी काउंसिल का था। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो सामान्य संविदा हेतु जो आपका मर्यादा काल होता है वो होता है आपका 3 वर्ष का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पागल खाने के एक रोगी को जो अंतरालों में स्वस्थ चित्त हो जाता है उन अंतरालों के दौरान क्या वो संविदा कर सकेगा, बिल्कुल वो संविदा कर सकेगा। उसके बाद अगर हम देखें कि एक ही बात पर एक ही अर्थ में मतज्ञ का क्या अर्थ होता है, तो हमें ये पता चलता है कि एक ही वस्तु के लिए एक ही अर्थ में करार का होना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि भारतीय संविदा विधि में कंसेशनस एंड एडम का क्या अर्थ होता है, तो देखिए ये एक लैटिन मैक्सिम है और इसका मतलब होता है एक ही वस्तु के लिए एक ही अर्थ में सहमत होना। उसके बाद अगर हम अगले सवाल को देखें तो ये बात करता है कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अधीन विधि द्वारा अपरिवर्तनीय करार शून्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा करार है जो कि आपका शून्य नहीं है, तो ये बात करता है प्रतिवेदन के अंतर्गत के करार के बारे में। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मामला असम्यक असर से संबंधित है, तो ये आपको देखने को मिलता है आला कार्ड बनाम स्किनर को लेते हुए। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि का नीलाम द्वारा खा को एक घोड़ा बेचता है जिसके विषय में का जानता है कि वह
ऐबदार है यानी कि अनसाउंड है, का घोड़े के ऐब के विषय में खा को कुछ भी नहीं कहता है। तो क्या का की ओर से कपट नहीं है? तो आमतौर पे यहाँ पे अगर हम इस विचारधारा को देखते हैं तो अगर का इस बात को अच्छे से जानता है और उसके बाद भी वह खा को उस विषय में कुछ भी नहीं कहता है तो हम ये मानकर चलते हैं कि का ने कपट किया है। ठीक है। उसके बाद अगर हम अगले सवाल को देखें तो का एवं खा व्यापारी के रूप में एक संविदा करते हैं। का को कीमतों में परिवर्तन की व्यक्तिगत सूचना है जो खा की संविदा करने की इच्छा को प्रभावित कर सकती है, परंतु वह उसको प्रकट नहीं करता है। अगर हम इस संविदा की बात करते हैं तो ये आमतौर पर आपका वैध करार ही माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ब आ से कहता है कि यदि आप इनकार नहीं करते हैं तो मैं यह मान लूँगा कि यह घोड़ा स्वस्थ है। आ कुछ नहीं कहता है। यहाँ आ का चुप रहना बोलने के समान है। यह आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से दृष्टांत के ऊपर आधारित है? तो इसका जिक्र आपको धारा 17 के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कपट और दुर्व्यसन के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है, तो दोनों के दोनों संविदा को शून्यकरण बनाते हैं, ये भी सही है। और कपट दुष्कृति में नुकसानी के लिए वाद हेतु प्रस्तुत करता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो स्वतंत्र सम्मति के बिना किया गया जो आपका करार होता है, आमतौर पे वो करार आपका कहलाता है या तो शून्य और या तो शून्यकरण। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो भूल के आधार पर जो संविदा शून्य बनती है वह भूल हो सकती है और आमतौर पर हम लोग उसे तथ्य की नहीं बल्कि तथ्य की भूल कहते हैं, ना कि विधि की। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो भूल के अभिवाक पर संविदा शून्य के लिए कौन से प्रावधान आपके अप्लाई होते हैं, तो यहाँ पर भी सेम उसी बात का जिक्र किया गया है कि भूल तथ्य की होनी चाहिए, ना कि विधि से संबंधित। इसके बाद जहाँ तक कि किसी करार के दोनों पक्षकार ऐसे तथ्य की बात करें जो कि करार के लिए आवश्यक है, भूल के कारण को अगर हम देखें तो हमें कहीं ना कहीं पता चलता है कि ये अपने आप में क्या है, एक शून्य करार है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो आ और बा इस गलत विश्वास के साथ संविदा करते हैं कि एक विशिष्ट ऋण भारतीय विधि द्वारा अर्जित है, ये संविदा आपकी क्या कहलाती है, तो ये आपकी एक वैध संविदा कहलाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारत में प्रवृत्त किसी विधि संबंधी भूल का करार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आमतौर पे इसका शून्यकरण तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो विदेशी विधि की भूल के कारण संविदा हो सकती है। जब हम इसको देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आमतौर पे ऐसा करार आपका शून्य माना जाता है। उसके बाद अगर हम अगले सवाल को देखते हैं तो सभी विधि विरुद्ध करार शून्य होते हैं, परंतु सभी शून्य करार विधि विरुद्ध नहीं होते हैं। केवल वे करार जिनका उद्देश्य या प्रतिफल विधि विरुद्ध हो, विधि विरुद्ध करार के रूप में माने जाते हैं। और अगर हम इसके सही उत्तर को देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि आपका कथन भी सही है और आपका कारण भी सही है और आपके कारण की जो व्याख्या है वो कथन के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण रूप से बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत का खा को वचन देता है कि वह उस अभियोजन को जो उसके विरुद्ध का ने लूट का न्यायालय में लगाया है रोक देगा या चीज़ों के मूल्य को लौटा देगा, तो ये एक ऐसा करार होता है जिसको कि आप शून्य कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि वाह के लिए लोक सेवा में नियोजन अभिप्राप्त करने का वचन आ देता है और आ को बा रुपए 1000 देने का वचन देता है, तो आ और बा के मध्य जो आपका करार होता है आमतौर पे वो आपका शून्य करार है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम अगले प्रश्न को देखते हैं तो जो अगला प्रश्न है वो आपको कहता है कि यदि एक करार का उद्देश्य विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है तो करार आपका शून्य और अवैध दोनों ही होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रत्येक अवैध संविदा शून्य होती है परंतु प्रत्येक शून्य संविदा अवैध नहीं होती है, अगर हम इसको देखें तो इसका तात्पर्य है कि ये कथन पूर्ण रूप से बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो शून्य करार सदैव अवैध होते हैं, ये आपका गलत है। अवैध करार शून्यकरण होते हैं, गलत है। अवैध करार पक्षकारों द्वारा अनुसमर्थित होते हैं, गलत है।
अवैध करार सदैव शून्य होते हैं, और जब हम इसको देखते हैं तो ये वाक्य आपको बिल्कुल सही लगता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि एक समझौता जो आपका शून्य होता है यदि उसका कंसिडरेशन आंशिक रूप से गैर कानूनी हो, और अगर हम संविदा अधिनियम के ऋण को अदा करने की बात करते हैं तो ये विचारधारा आपको प्रवर्तनीय के रूप में देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संविदा के लिए आवश्यक प्रतिफल नहीं है, तो ये आपका समुचित प्रतिफल की बात करता है। उसके बाद अगर हम अगले प्रश्न पर आते हैं तो इसमें विचार के लिए बात की गई है, और हमें लगता है कि विधिक कर्तव्य का पालन करना वचन के लिए प्रतिफल नहीं है। वाद लाने से प्रवृत्त रहना सदैव अदैव प्रतिफल माना गया है, और प्रतिफल का वचन के अनुरूप पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है, और ये तीनों के तीनों विचार आपके बिल्कुल सही हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो परिसीमा विधि द्वारा बाधित किसी ऋण के संदाय का वचन जो आपका कहलाता है वो आपका धारा 25 में देखने को मिलता है। इसके बाद अगला जो सवाल है वो बात करता है कि का नैसर्गिक प्रेम और स्नेह से अपने पुत्र खा को 1000 रुपये देने का वचन देता है। खा अपने प्रतिवचन को लिखबद्ध कराता है। ये विचार आपका क्या संविदा कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। उसके बाद एक करार जो स्वतंत्र सहमति एवं विधिपूर्ण तरीके से किया गया है, लेकिन उसका जो प्रतिफल है वो आपका अपर्याप्त है, तो क्या हम उसको मानेंगे? तो ये आपका विधिपूर्ण ही माना जाएगा। उसके बाद कौन उन कथनों पर आपको विचार करने की ज़रूरत होती है जो यहाँ पर आपको बताए गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो विधि की दृष्टि में प्रतिफल का कुछ मूल्य तो ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद अगर हम अगले सवाल पर आते हैं तो ये बात करता है कि नीचे लिखे सही मद को इंगित कीजिए, बिना किसी प्रतिफल के भी क्या संविदा शून्य हो सकती है? करार लिखित और पंजीकृत है, करार के पक्षकार निकट संबंधी हैं, करार नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण है। तो ये चीज़ें आपकी सभी विकल्प इसके बिल्कुल सही हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित करारों में से कौन आपका संविदा है, तो ये बात करता है कि एक अपर्याप्त विधिक प्रतिफल वाला करार। उसके बाद अगर हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं तो ये बात करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिफल आवश्यक नहीं है, और ये आपका बात करता है पर्याप्त को लेते हुए। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो प्रतिफल से संबंधित जो वाद है वो आपको डटन बनाम पुले वाले केस में देखने को मिलता है, और जब हम बात करते हैं प्रतिफल की अपर्याप्तता के बारे में तो आमतौर पर ये विचारधारा आपको स्वतंत्र सम्मति के रूप में देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो इतनी चीज़ें आपको आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत ही ज़रूरी है, और इन सभी सवालों को एक बार ज़रूर देखते हुए जाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है इन्हीं चीज़ों से सवाल आपसे अलग अलग रूपों में निकाल कर पूछे जाते हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ। थैंक यू।